MSD 16 का प्रश्न संख्या 1 है। चेम्मिन उपन्यास की मूल संवेदना का वर्णन कीजिए। उत्तर है चेम्मिन K.R. मेनन द्वारा मलयालम भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे 1956 में प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास केरल के तटीय जीवन, मछुआरों के समाज प्रेम, समाज में व्याप्त रूढ़ियों और मान्यताओं पर आधारित है। चेम्मिन का अर्थ होता है झींगा, जो इस उपन्यास के संदर्भ में मछुआरों के जीवन और उनकी आजीविका का प्रतीक है। उपन्यास का मुख्य विषय प्रेम और सामाजिक बाधाओं के बीच का संघर्ष है। यह कहानी करुथमा और पारिकुटी के प्रेम को केंद्र में रखकर चलती है, जिसमें जाति, वर्ग, सामाजिक परंपराएं और अंधविश्वास बड़ी भूमिका निभाते हैं। मूल संवेदना पॉइंट है मूल संवेदना। चेम्मिन उपन्यास की मूल संवेदना प्रेम, नियति, सामाजिक आडंबर, मानवीय इच्छाओं और प्रकृति के गहरे संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। यह उपन्यास सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के साथ साथ व्यक्ति की भावनाओं की टकराहट को दर्शाता है। इसकी बहुत प्रकार की संवेदनाएं प्रकट होती है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पॉइंट 1 है प्रेम और सामाजिक बंधन। उपन्यास में प्रेम एक केंद्रीय तत्व के रूप में उभरता है। करुथमा और पारिकुटी का प्रेम निष्कलंक और पवित्र होते हुए भी समाज के नियमों के कारण वर्जित माना जाता है। करुथमा मछुआरे के समाज से आती है, जबकि पारिकुटी मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उपन्यास प्रेम की पीड़ा को दर्शाता है। पॉइंट 2 है भाग्य और नियति की अवधारणा। मछुआरों के समाज में यह विश्वास किया जाता है कि एक मछुआरे की पत्नी को पवित्र और अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होना चाहिए। यदि वह अपने पति के अलावा किसी और से प्रेम करती है या कोई संबंध रखती है तो समुद्र उनका साथ नहीं देगा और उनके पति समुद्र में मारे जा सकते हैं। यह मान्यता एक त्रासदी बनकर उभरती है। अगला पॉइंट 3 है सामाजिक रूढ़ियाँ और अंधविश्वास। चेम्मिन समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और रूढ़ियों को भी उजागर करता है। मछुआरों का समाज बहुत ही संकीर्ण और परंपराओं से जकड़ा हुआ है। करुथमा इन रूढ़ियों के कारण मानसिक यातना सहती है। अपने प्रेम को छोड़कर समाज की इच्छाओं को स्वीकार किया, फिर भी सामाजिक संदेह और अपमान झेलना पड़ता है। पॉइंट 4 है समुद्र, प्रतीकात्मकता और प्राकृतिक शक्ति। उपन्यास में समुद्र केवल एक प्राकृतिक तत्व नहीं है, बल्कि यह स्वयं एक जीवन चरित्र के रूप में प्रस्तुत होता है। समुद्र जीवन देता भी है और लेता भी है। मछुआरों का पूरा जीवन समुद्र पर निर्भर होता है, लेकिन यह उन्हीं के लिए कठोर भी है। समुद्र उपन्यास में भाग्य, प्रेम और न्याय का प्रतीक बनकर उभरता है। पॉइंट 5 है स्त्री की स्थिति और सामाजिक अन्याय। करुथमा के चरित्र के माध्यम से K.R. मेनन ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। करुथमा को समाज ने अपने प्रेम को त्यागने के लिए मजबूर किया और जब उसने समाज के नियमों को माना तब भी उसे शुद्धता और वफादारी की परीक्षा से गुजरना पड़ा। यह दिखाता है कि एक स्त्री के लिए समाज में कितनी कठिनाइयां हैं।
पॉइंट 6 आर्थिक संघर्ष और वर्ग भेद। मछुआरों का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। वे दिन रात समुद्र में मेहनत करते हैं, लेकिन उनका जीवन हमेशा अनिश्चितताओं से घिरा रहता है। दूसरी ओर पारीकोटी का परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है और करुथमा के पिता चंदन उसके पिता से व्यापारिक संबंध तोड़ देते हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रेम केवल भावनाओं से नहीं बल्कि इसके लिए आर्थिक स्थिति भी जरूरी है। पॉइंट 7 है करुणा और त्रासदी का भाव। चेम्मिन के केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी करुणा और त्रासदी से भरपूर कथा है। यह पाठक के मन में सहानुभूति और दर्द का संचार करता है। करुथमा, पारीकुटी और पलानी तीनों पात्रों की नियति दुखद है। वे समाज, भाग्य और समुद्र की शक्तियों के आगे हार जाते हैं। प्रेम मिलन की जगह वियोग रूप लेता है। निष्कर्ष, चेम्मिन केवल प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज, आस्था, नियति, समुद्र और मनुष्य के अंतर्द्वंद की कहानी है। यह उपन्यास प्रेम और सामाजिक बंधनों के बीच के संघर्ष को दर्शाता है और सवाल उठाता है कि क्या प्रेम सामाजिक नियमों से परे जा सकता है? क्या व्यक्ति की इच्छाएं समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होनी चाहिए? के.आर. मेनन ने चेम्मिन के माध्यम से न केवल मछुआरों के जीवन की सजीव झलक दी है, बल्कि उन्होंने समाज की कठोरता, स्त्रियों की स्थिति और भाग्य के अटूट प्रभाव को भी दर्शाया है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। MSD 16 प्रश्न संख्या 2 है, संस्कार उपन्यास के कथानक का वर्णन कीजिए। उत्तर है, संस्कार कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक UR अनंतमूर्ति द्वारा लिखा गया एक प्रभावशाली उपन्यास है। यह उपन्यास धार्मिक रूढ़ियों, नैतिकता, परंपराओं और मानव जीवन के जटिल पहलुओं पर गहन प्रश्न उठाता है। पॉइंट 1 है, उपन्यास की शुरुआत, मृत्यु और धार्मिक संकट। कहानी एक छोटे से ब्राह्मण गांव में शुरू होती है, जहां नरनप्पा नामक एक ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। पॉइंट है, नरनप्पा गांव का एक ब्राह्मण होते हुए भी समाज की परंपराओं और नियमों की अवहेलना करता था। पॉइंट 2, उसने मांस मंदिरा का सेवन किया, निम्न जाति की स्त्री चंद्रा के साथ संबंध बनाए और ब्राह्मण समुदाय का तिरस्कार किया। अगला पॉइंट है, उसकी मृत्यु के बाद ब्राह्मण समुदाय यह तय नहीं कर पाता कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए या नहीं, क्योंकि वह धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता था। पॉइंट 2 है, प्रणेशाचारी का द्वंद्व। ब्राह्मण समाज इस निर्णय को लेने के लिए अपने सबसे विद्वान और धार्मिक नेता प्रणेशाचार्य के पास जाता है। पॉइंट है, प्रणेशाचार्य पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने सुखों का त्याग कर दिया और अपनी बीमार पत्नी भूबी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। पॉइंट है, नरनप्पा के अंतिम संस्कार को लेकर वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक और धर्म की कठोरता है और दूसरी ओर मानवीयता। पॉइंट 3 है,
प्रणेशाचार्य का पतन और आत्मसंघर्ष। एक दिन जब प्रणेशाचार्य जंगल में समाधान की खोज में जाते हैं तो उनकी मुलाकात चंद्रा नरनप्पा की प्रेमिका से होती है। पॉइंट, वे अनजाने में चंद्रा के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं जो उनके लिए एक बहुत बड़ा नैतिक झटका होता है। पॉइंट, उन्हें एहसास होता है कि वे भी वासनाओं और मानवीय कमजोरियों से मुक्त नहीं हैं। पॉइंट 4 है समाज से विद्रोह और आत्मखोज। इस घटना के बाद प्रणेशाचार्य अपने धार्मिक आचरण और आत्म अहंकार को लेकर गहरे आत्मसंघर्ष में फंस जाते हैं। पॉइंट है वे महसूस करते हैं कि सच्चा धर्म केवल नियमों और संस्कारों का पालन नहीं बल्कि स्वयं को समझना और मानवीय संवेदनाओं को अपनाना है। पॉइंट, वे गांव छोड़ स्वयं को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पॉइंट 5 है उपन्यास का अंत, नए जीवन की शुरुआत। प्रणेशाचार्य गांव छोड़कर नए अनुभवों और ज्ञान की तलाश में निकलते हैं। पॉइंट है वे अब केवल एक धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसे मनुष्य हैं जो जीवन के अर्थ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट है उपन्यास यह सवाल छोड़ देता है कि सच्चा धर्म क्या है, परंपराएं या मानवता। निष्कर्ष, संस्कार केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि समाज, धर्म, परंपरा और मानवता के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। प्रणेशाचार्य का चरित्र यह दर्शाता है कि मनुष्य केवल नियमों और संस्कारों तक सीमित नहीं हो सकता बल्कि उसे अपने भीतर झांककर जीवन का वास्तविक अर्थ खोजना चाहिए। यही इस उपन्यास का मुख्य संदेश है। संस्कार एक युगांतकारी उपन्यास है जो व्यक्ति को आत्मचिंतन करने और अपने विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा MSD 16 का प्रश्न संख्या 3 है, जंगल के दावेदार उपन्यास की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर है महाश्वेता देवी द्वारा लिखित जंगल के दावेदार केवल एक साहित्यिक कृति नहीं बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है जो आदिवासियों के संघर्ष, उनके अधिकारों और शोषण की कहानी को उजागर करता है। यह उपन्यास भले ही 20वीं शताब्दी में लिखा गया हो लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही गहरी और महत्वपूर्ण है। पॉइंट 1 है आदिवासी अधिकारों की लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण। आज भी आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक जंगलों और जमीन से बेदखल किया जा रहा है। पॉइंट है बड़े बांध, खनन, औद्योगिकरण और वनों की कटाई के कारण आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। पॉइंट है सरकारें और पूंजीपति जंगलों को हड़पने के लिए नए कानून और नीतियां बना रहे हैं जो आदिवासी के अस्तित्व के लिए खतरा है। पॉइंट है यह कहानी यह याद दिलाती है कि आदिवासी न केवल जंगल के दावेदार हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के वास्तविक संरक्षक भी हैं।
पॉइंट 2 है सामाजिक और आर्थिक शोषण। उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे सरकारी अधिकारी, ठेकेदार और दबंग लोग मिलकर आदिवासियों का शोषण करते हैं। पॉइंट है आदिवासियों को उनकी भूमि से वंचित किया जाता है और उन्हें वेतन पर मजदूरी करने को मजबूर किया जाता है। पॉइंट है आज भी कई जगहों पर उन्हें बंधुआ मजदूरी और पुलिसिया अत्याचार का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट है सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रहती है, जबकि वास्तविक लाभ आदिवासियों तक नहीं पहुंचता। पॉइंट 3 है नारी सशक्तिकरण और स्त्री संघर्ष। उपन्यास की नायिका दुलारी और शाली जैसे आदिवासी महिलाएं केवल पीड़िता नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वाली योद्धा हैं। पॉइंट है आज भी आदिवासी महिलाएं दमन, शोषण और यौन हिंसा का शिकार होती है। अगला पॉइंट है वे केवल जंगल और घर तक सीमित नहीं बल्कि आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भी भाग लेती है। अगला पॉइंट है यह उपन्यास नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। पॉइंट 4 है आदिवासी आंदोलन और समकालीन राजनीति। जंगल के दावेदार उपन्यास में जिस तरह से आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं आज भी देश भर में विभिन्न आंदोलनों के रूप में देखा जाता है। पॉइंट है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अन्य राज्यों में आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पॉइंट है पेशा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानून आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए बने, लेकिन आज भी सही से लागू नहीं हो रहे। निष्कर्ष है जंगल के दावेदार केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि आदिवासी समाज का जीवंत दस्तावेज है। इसमें उठाए गए मुद्दे आज भी भारत के सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य में उतने ही प्रासंगिक हैं। यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि वास्तविक प्रगति तब होगी जब समाज में हाशिए पर खड़े समुदायों को न्याय और सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 16 का प्रश्न संख्या 4 है मानविनी भबाई उपन्यास के कथानक की विवेचना कीजिए। उत्तर है मानविनी भबाई गुजराती साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक पन्नालाल पटेल द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास मुख्य रूप से गुजरात के ग्रामीण समाज, किसानों के संघर्ष, स्त्री शोषण, सामाजिक रूढ़ियों और भाग्यवाद की गहरी पड़ताल करता है। इसका कथानक एक गरीब किसान कालिदास और उसकी पत्नी गंगा के इर्द गिर्द घूमता है, जो समाज, प्रकृति और भाग्य की कठिनाइयों से लगातार जूझते हैं। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि उस समय के संपूर्ण ग्रामीण समाज की पीड़ा को व्यक्त करता है। पॉइंट 1 है कालिदास और गंगा का संघर्ष। कहानी गुजरात के एक गांव में शुरू होती है जहां कालिदास नामक एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी गंगा और बच्चों के साथ रहता है। पॉइंट है कालिदास एक गरीब किसान है जो अपनी ज़मीन पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अगला पॉइंट है उसकी पत्नी गंगा
एक आदर्श गृहिणी है जो अपने पति के संघर्ष में उसका साथ देती है। पॉइंट है, लेकिन गांव में बार बार सूखा पड़ने और फसल खराब होने से उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। पॉइंट 2 है, सूखा और गरीबी की मार। उपन्यास में बार बार सूखा और अकाल का जिक्र किया गया है, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित होते हैं। पॉइंट है, कालिदास की फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे उसके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं बचता। अगला पॉइंट, उसे महाजनों सूदखोरों से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन वह उसे चुका नहीं पाता। अगला पॉइंट है, परिवार में भूखमरी की स्थिति आ जाती है और उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। पॉइंट 3 है, सामाजिक अन्याय और नारी शोषण। कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू गंगा के साथ होने वाला अन्याय है। जब परिस्थितियां अधिक बिगड़ जाती है तो गंगा को एक धनी व्यक्ति पटेल के घर काम करने जाना पड़ता है। पॉइंट है, वहाँ वह शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होती है, लेकिन अपने परिवार के लिए सब कुछ सहती है। अगला पॉइंट है, गांव की सामाजिक व्यवस्था स्त्रियों को केवल बलिदान के रूप में देखने की मानसिकता को दर्शाती है। पॉइंट 4 है, कालिदास का आत्मसंघर्ष और भाग्यवाद। कालिदास अपनी गरीबी, समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था और अपने भाग्य को लेकर गहरे द्वंद्व में पड़ जाता है। पॉइंट है, वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां नहीं बदलती। अगला पॉइंट, धीरे धीरे वह अपने भाग्य को ही अपनी नियति मान लेता है और संघर्ष करना छोड़ देता है। अगला पॉइंट है, यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वह ना तो समाज से लड़ पाता है, ना अपने हालातों से। पॉइंट 5 है, उपन्यास का अंत एक कटु यथार्थ। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक और दुखद है। पॉइंट है, गंगा का बलिदान व्यर्थ चला जाता है और उसका परिवार संघर्षों से उबर नहीं पाता। अगला पॉइंट, कालिदास और गंगा का भाग्यवाद और सामाजिक अन्याय के शिकार बन जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह अंत दर्शाता है कि किसान और गरीब वर्ग के लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष है, जिसमें वे अक्सर हार जाते हैं। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 16 का प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क है, मानबिनी भवाई उपन्यास के आध्यात्मिक पक्ष का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मानबिनी भवाई गुजराती साहित्य के महान लेखक पन्नालाल पटेल द्वारा लिखा गया एक कालजयी उपन्यास है। यह न केवल गुजरात के ग्रामीण जीवन और किसानों के संघर्ष की गाथा है, बल्कि मानवीय पीड़ा, नियति, धैर्य और आध्यात्मिकता की गहरी परतें भी इसमें समाहित है। इस उपन्यास का शीर्षक मानबिनी भवाई स्वयं आध्यात्मिकता का प्रतीक है। भवाई एक पारंपरिक लोक नाटक शैली है, जहां भवाई को जीवन रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में आध्यात्मिकता का स्वर 3 प्रमुख पहलुओं में प्रकट होता है। पॉइंट 1 है, नियति और भाग्यवाद। उपन्यास में नियति, भाग्य का बहुत बड़ा स्थान है। कालिदास और उसकी पत्नी रुक्खी अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते हैं, लेकिन बार बार
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। पॉइंट है अकाल। पूरे गांव में भीषण अकाल पड़ता है जिससे कालिदास और उसका परिवार भूख और कठिनाइयों से घिर जाता है, जो कि भाग्यवाद के सिद्धांत से जुड़ा है। अगला पॉइंट है दूसरी शादी। परिस्थितियाँ दूसरी शादी के लिए मजबूर कर देती है। जीवन में कुछ निर्णय व्यवस्था में लिए जाते हैं और यह किसी न किसी रूप में पूर्व निर्धारित होते हैं। अगला पॉइंट है रुखी की मृत्यु। जीवन की कठिनाइयों को सहते हुए मृत्यु नियति के कठोर पक्ष को दर्शाता है, जहाँ प्रेम और निष्ठा के बावजूद जीवन में पीड़ा अपरिहार्य होती है। पॉइंट 2 है धैर्य, सहनशीलता और त्याग। रुखी इस उपन्यास में त्याग और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित की गई है, जो बिना किसी शिकायत के अपने पति के साथ हर कठिनाई में खड़ी रहती है। पति के दूसरी शादी के बाद भी अपने दर्द को भीतर ही भीतर सहती है, लेकिन अपने परिवार को टूटने नहीं देती। कालिदास भी तमाम कष्टों के बावजूद हार नहीं मानता। वह मेहनत कर परिस्थितियों से लड़ता है और अंत तक अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। उसका धैर्य भारतीय आध्यात्मिकता में कर्म योग्य के सिद्धांत को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति बिना फल की चिंता किए निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा गया है। पॉइंट 3 है आत्मज्ञान और जीवन दर्शन। इस उपन्यास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश यह है कि मनुष्य को जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, प्रेम हो या वियोग, सफलता हो या असफलता। उपन्यास के अंत तक आते आते पाठक को एक एहसास होता है कि पूरा जीवन केवल एक नाटक की तरह है, जहां हम सभी केवल पात्र हैं। यह विचार भारतीय वेदांत दर्शन और भगवत गीता की शिक्षाओं से मेल खाता है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि मनुष्य का असली धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि त्याग, कर्तव्य और प्रेम है। निष्कर्ष है मानबिनी भवाई केवल एक सामाजिक उपन्यास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी बहुत गहरा संदेश देने वाला ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है कि जीवन सुख और दुख का मिश्रण है और हमें इसे धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 16 का प्रश्न संख्या 5 का ख है, जंगल के दावेदार उपन्यास की स्त्री पात्रशाली का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया उपन्यास जंगल के दावेदार भारतीय आदिवासी जीवन, संघर्ष और सामाजिक अन्याय की मार्मिक गाथा है। इस उपन्यास के कई महत्वपूर्ण स्त्री पात्र हैं जो न केवल आदिवासी समाज की कठिनाइयों को दर्शाती है, बल्कि अपने संघर्ष और जिजीविषा के माध्यम से एक सशक्त संदेश भी देती है। पॉइंट 1 है द्रौपदी मजूमदार विद्रोह और साहस के प्रतीक। क है परिचय और पृष्ठभूमि। द्रौपदी, जिसे संक्षेप में द्रौपदी कहा जाता है, इस उपन्यास की सबसे चर्चित और प्रभावशाली स्त्री पात्रों में से एक है। वह एक आदिवासी महिला है जो अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ती है और सरकारी दमन का शिकार होती है।
ख है द्रौपदी का विद्रोही स्वरूप। द्रौपदी केवल एक आम आदिवासी महिला नहीं बल्कि आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक है। वह अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ने वाली नक्सलवादी आंदोलन का हिस्सा बनती है। उसकी लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोगों की सामूहिक लड़ाई भी है, जिसे द्रौपदी काफ़ी अच्छी तरह निभाती है। ग है सामाजिक अन्याय और द्रौपदी का संघर्ष। द्रौपदी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और अमानवीय यातनाएं दी जाती है। उसे नग्न करके अपमानित किया जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। अंत में जब एक पुरुष अधिकारी सेनगुप्ता के सामने लाया जाता है तो वह पूरी निर्भीकता से उसके सामने खड़ी हो जाती है। घ द्रौपदी का प्रतीकात्मक महत्व। द्रौपदी का नग्न होकर खड़ा होना पुरुष सत्ता के दमन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतिरोध बन जाता है। यह दृश्य न केवल नारी सशक्तिकरण बल्कि सत्ता और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है। पॉइंट 2 है मैरी, प्रेम संघर्ष और त्याग की मूर्ति। क है परिचय और व्यक्तित्व। मैरी एक आदिवासी महिला है जो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ी रहती है। एक और उसका पारंपरिक आदिवासी समाज है और दूसरी ओर आधुनिक व्यवस्था जो आदिवासियों के शोषण में लगी हुई है। ख है प्रेम और आदिवासी संस्कृति। मैरी का चरित्र आदिवासी जीवन के सहज प्रेम और संघर्ष का प्रतीक है। वह अपने समाज और संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ी हुई है और किसी भी परिस्थिति में उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती। ग है अन्याय के खिलाफ संघर्ष। जब वह देखती है कि उसका समुदाय शोषण का शिकार हो रहा है तो वह इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसका जीवन आदिवासी महिलाओं के उस संघर्ष को दर्शाता है जो दमन, भेदभाव और अन्याय के बावजूद अपने सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है। पॉइंट 3 है साली, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक। साली का चरित्र यह दर्शाता है कि आदिवासी स्त्रियां केवल पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती बल्कि वे खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मादा रखती है। वह अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ती है। उसका चरित्र यह दिखाता है कि आदिवासी स्त्रियां भी समानता और न्याय की मांग कर सकती है। निष्कर्ष, साली का चरित्र जंगल के दावेदार में एक सशक्त आदिवासी महिला का प्रतीक है। वह केवल शोषित नहीं है बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली योद्धा भी है। उसका संघर्ष आदिवासी समाज की उस जिजीविषा को दर्शाता है जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने के लिए संघर्षरत है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 16 प्रश्न संख्या 5 का ग है संस्कार उपन्यास के नायक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है संस्कार कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक UR अनंतमूर्ति द्वारा लिखा गया एक कालियाजी उपन्यास है। यह उपन्यास भारतीय समाज की परंपराओं, धार्मिक रूढ़ियों और नैतिक दुविधाओं को गहराई से उजागर करता है। इस उपन्यास के नायक प्रणेशाचार्य का चरित्र
अत्यंत जटिल और बहुआयामी है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय समाज के अंतर्द्वंद और परिवर्तनशील मूल्यों का प्रतीक है। उनका चरित्र एक आध्यात्मिक गुरु से लेकर एक साधारण मानवीय इच्छाओं से जूझते व्यक्ति तक विकसित होता है। पॉइंट 1 है आदर्शवादी और धार्मिक प्रवृत्ति। प्रणेशाचार्य एक ब्राह्मण विद्वान हैं जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। वे धार्मिक कर्मकांडों और संस्कारों का पालन करने में विश्वास रखते हैं। वे ब्राह्मण समुदाय के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं और लोग उन्हें ज्ञानपीठ कहकर संबोधित करते हैं। पॉइंट 2 है त्याग और कर्तव्य परायणता। प्रणेशाचार्य केवल एक विद्वान ही नहीं बल्कि त्याग और सेवा के प्रतीक भी हैं। उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग कर एक अस्थायी पत्नी, अनाथ और रोगग्रस्त गोवी से विवाह किया ताकि वे उसकी सेवा कर सकें। पॉइंट 3 आत्मसंघर्ष और नैतिक द्वंद्व। उपन्यास के मध्य में प्रणेशाचार्य का चरित्र एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है जब वे एक रात चंद्रमा नीची जाति की महिला के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। यह घटना उनके भीतर एक गहरा आत्मसंघर्ष उत्पन्न करती है। वे पहली बार महसूस करते हैं कि उनका जीवन केवल नियमों और शास्त्रों तक सीमित नहीं हो सकता बल्कि मनुष्य की इच्छाएं और संवेदनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट 4 समाज से विद्रोह और आत्मखोज। इस घटना के बाद प्रणेशाचार्य एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे अपने समाज और धार्मिक व्यवस्था से सवाल पूछना शुरू करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि संस्कारों और परंपराओं की अंधी मान्यताओं ने उन्हें एक संकीर्ण दायरे में बांध रखा था। वे इस खोज में लग जाते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है, केवल शास्त्रों का पालन या मानवता की सच्ची सेवा। पॉइंट 5 है मानवीय और यथार्थवादी रूप। उपन्यास के अंत तक आते आते प्रणेशाचार्य पूरी तरह से एक धार्मिक गुरु से एक साधारण मानव बन जाते हैं। वे अपने अहंकार और धर्म गर्व से मुक्त हो जाते हैं। अब वे ना तो ब्राह्मण समाज के नियमों से बंधे हैं ना ही किसी विशेष पहचान से। वे स्वयं को खोजने और अपने जीवन का नया अर्थ समझने के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। निष्कर्ष प्रणेशाचार्य का चरित्र केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारतीय समाज के नैतिक और धार्मिक द्वंद्व का प्रतीक है। शुरुआत में वे संस्कारों और धर्म के प्रति कट्टर हैं, लेकिन जीवन के अनुभव उन्हें स्वयं के भीतर झांकने और नए प्रश्न पूछने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनका आत्मसंघर्ष ही उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है, जो उन्हें एक आम धार्मिक व्यक्ति से एक सच की खोज में लगे इंसान में बदल देता है। इस प्रकार संस्कार उपन्यास के नायक प्रणेशाचार्य अपनी सच्ची पहचान की खोज करता है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। MSD 16 का प्रश्न संख्या 5 का घ है और यह MSD 16 का अंतिम प्रश्न है। मानबिनी भवाई उपन्यास की मूल समस्या पर प्रकाश डालिए। उत्तर है मानबिनी भवाई प्रसिद्ध गुजराती लेखक पन्नालाल पटेल का कालजयी उपन्यास है, जो भारतीय ग्रामीण समाज की कठिनाइयों, सामाजिक बंधनों
और विशेष रूप से किसानों के संघर्ष को मार्मिक रूप से चित्रित करता है। पॉइंट 1 है कृषि प्रधान समाज और किसानों की दुर्दशा। इस उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण समस्या किसानों की दयनीय स्थिति है, जहां किसान प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक शोषण से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पॉइंट है समाज में धनी और प्रभावशाली लोग गरीब किसानों का शोषण करते हैं। अगला पॉइंट है जाति व्यवस्था के कारण निम्न जाति के लोगों को अधिकार और सम्मान से वंचित रखा जाता है। पॉइंट 2 है नारी शोषण और पुरुष शतात्मक समाज। इस उपन्यास में महिलाओं की स्थिति भी एक गंभीर समस्या के रूप में उभरती है। पॉइंट है गरीबी और संकट के समय में स्त्रियों को बलिदान देना पड़ता है, जबकि पुरुष उनके भाग्य का निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट है स्त्रियां केवल समाज और परिवार की इज्जत बचाने का माध्यम मानी जाती है, न कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। अगला पॉइंट है पितृसत्ता इतनी मजबूत है कि महिलाओं की भावनाएं और इच्छाएं पूरी तरह अनदेखी कर दी जाती है। पॉइंट 3 है भाग्यवाद और नियति का प्रभाव। उपन्यास का शीर्षक मानबिनी भवाई मनुष्य का चक्रव्यूह भी इस बात का संकेत देता है कि जीवन में कई कठिनाइयाँ और संकट हैं जिनसे बाहर निकलना लगभग असंभव होता है। पॉइंट है पात्र अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं और संघर्ष के बावजूद नियति को बदलने में असमर्थ रहते हैं। अगला पॉइंट है यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की सामूहिक पीड़ा को दर्शाता है। पॉइंट 4 है सामाजिक अन्याय और जाति व्यवस्था। उपन्यास में सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरता है। पॉइंट है समाज के धनी लोग गरीब किसानों का शोषण करते हैं। अगला पॉइंट जाति व्यवस्था के कारण निम्न जाति के लोगों को अधिकार और सम्मान से वंचित रखा जाता है। निष्कर्ष है मानबिनी भवाई केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि भारतीय किसानों, गरीबों और महिलाओं की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर और MSD 16 के सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। इसके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मेरे सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ उसे लिखिएगा ज़रूर और लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।